नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इन दिनों क्राइम तक पर लगातार आप पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे जुड़ी खबरें देख रहे हैं। उसके माइन्यूट डिटेल और तफ्तीश की जो बारीकियां हैं वो हमारे सारे साथी आपको बता रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो क्राइम के इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज़ है उसके साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जिस तरह से मैं पहले भी रेगुलरली क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरीज़ आप लोगों को सुनाया करता हूं, तो आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं वो राजधानी दिल्ली की है और घटना इसी महीने की है, जिसमें पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़कर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करने में कामयाब होती है। कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कैसे गुनहगारों तक पहुंचती है, ये अपराध है क्या, जुर्म है क्या, सारी बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको सीन ऑफ क्राइम पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि वो मंजर कैसा था जब ये घटना हुई थी। 9 अप्रैल की रात थी और वक्त था तकरीबन 3 बजे। कई लोग इसे सुबह 3 बजे भी कहते हैं, यानी 9 और 10 अप्रैल के मिडनाइट की ये बात है। और जगह है नहीं, मतलब दिल्ली का यमुना विहार इलाका। और यमुना विहार का जो पर्टिकुलर स्पॉट है उसका नाम है मेट्रो पिलर के पास 66 फुटा रोड कहते हैं, यानी 66 फीट का कोई रोड वहाँ पर होगा जिसके नाम पर उस इलाके को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो 66 फुटा रोड, इस जगह से किसी आदमी ने दिल्ली पुलिस का जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसमें फ़ोन किया, कॉल किया। और कॉल करने वाले आदमी ने ये बताया कि मेरे सामने एक शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ है, नौजवान है, और लगता है कि किसी गाड़ी ने इसको हिट कर दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो आप लोग प्लीज़ फ़ौरन इधर चले आइए। तो जिस भी एनोनिमस आदमी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, उन्होंने जब कॉल सुनी तो उन्हें समझ में आ गया कि ये एक बहुत सीरियस मामला है, किसी की ज़िंदगी खतरे में है। तो पास में जो भी गाड़ी थी पुलिस कंट्रोल रूम की, पीसीआर वैन थी, उनको अलर्ट किया गया और वो पीसीआर वैन कुछ मिनटों के अंदर वहाँ मौके पर पहुँच गई, 66 फुटा रोड के पास। वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और एक शख्स जो है वो वाकई सड़क पर खून से लथपथ गिरा हुआ था। अब आप ये सोचेंगे कि रात 3 बजे भीड़, जी बिल्कुल भीड़। राजधानी दिल्ली एक ऐसी जगह है जो कहते हैं ना कि 24 घंटे लोग यहाँ एक्टिव रहते हैं, जगे हुए रहते हैं। संख्या रोड पर कुछ कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रात में सड़क पर कोई नहीं होता। और उस जगह पर जहाँ पर यह घटना हुई थी, वहाँ पर लोगों को जब पता चली कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई किसी लड़के को चोट आई है या वो मर गया है, लोग जो है वो तमाशबीन की तरह वहाँ पर आकर खड़े थे। लोग पुलिस का इंतज़ार कर रहे थे। जब पुलिस आई तो लोग शिकायत करने लगे कि देखिए जी एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मदद नहीं की, तमाम बातें। पुलिस ने वक्त गंवाना ठीक नहीं समझा, उसे फ़ौरन अपने पीसीआर वैन में ही उठाया, खून से सने हुए उस आदमी को, और उठाकर पास के हॉस्पिटल में लेकर गई, इस उम्मीद से कि शायद इस लड़के की जान बच जाए, शायद उसमें कुछ सांसें हों। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के को डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड करार दिया, यानी ये बताया कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। तो जिस तरह से वहाँ मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि किसी गाड़ी ने इसको हिट किया, ऐसा लग रहा है, देखिए कितना खून गिरा हुआ है, सड़क के बीच में पड़ा हुआ है। आसपास के सारे लोग इस मामले को एक्सीडेंट ही बता रहे थे, एक्सीडेंट होने का शक जता रहे थे। पुलिस भी ये मानकर चलने लगी कि हाँ, ये मामला एक्सीडेंट का ही है। फिर पुलिस को उसके जेब से उसका मोबाइल फ़ोन भी मिल गया। तो जब मोबाइल फ़ोन मिल गया तो पुलिस और कंफर्म हो गई कि मामला एक्सीडेंट का है, क्योंकि अगर मिडनाइट को लूटपाट के लिए कोई मर्डर हुआ होता तो जाहिर है जो रॉबर्स हैं, जो लूटर्स हैं, वो मोबाइल फ़ोन भी लूट कर ले गए होते। अगर उसकी जेब में मोबाइल फ़ोन है, इसका मतलब जो है मामला एक्सीडेंट का ही लगता है, ऐसा पुलिस को लग रहा था। लेकिन सिर्फ लगने से तो होता नहीं है, चीज़ों को वेरीफाई करना होता है, ऑथेंटिकेशन उसकी ज़रूरी होती है। तो पुलिस ने उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी करवाया। पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को भेजा गया। अगले दिन पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आ गई और ये रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। जिस केस को पुलिस और तमाम लोग तकरीबन पिछले 24 घंटों से एक्सीडेंट का केस मान रहे थे, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक वो केस एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि वो केस था मर्डर का। अब तक इस आदमी की पहचान भी पुलिस को पता चल चुकी थी। इस आदमी की उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास की रही होगी और वो पास के ही रेसिडेंशियल एरिया का, पास के ही इलाके का रहने वाला था। नाम था राशिद। राशिद जो है वो ई रिक्शा चलाने का काम करता था। तो ये तो राशिद की पहचान की बात हुई। इस बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पता चला कि उस आदमी का मर्डर हुआ है, बल्कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो
ये बात अपने आप में शॉकिंग थी कि भाई मर्डर मिडनाइट को सड़क के बीच में किसने क्यों, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। एक्सीडेंट का मामला जो है वो ऑब्वियसली इतना हीनियस नहीं होता, बेशक उसमें जान चली जाए, लेकिन चूंकि मोटिव नहीं होता किसी की जान लेने का, तो पुलिस जो है वो गुनहगार को पकड़ती भी है। और अक्सर लोगों की शिकायत भी होती है कि देखिए बंदा मार दिया लेकिन उसको ज़मानत मिल गई। तो कानून एक्सीडेंट के मामले में ज़मानत की इजाज़त भी देता है और वो बेलेबल ऑफेंस होता है, थाने से ही ज़मानत मिलती है, चाहे वो फेटल एक्सीडेंट ही क्यों ना हो। तो मामला एक्सीडेंट का लग रहा था लेकिन मामला मर्डर का निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ी शॉकिंग बात थी। शॉकिंग बात यह थी कि तकरीबन 8 सेंटीमीटर का गहरा जख्म उस आदमी के सीने के बाईं तरफ था और वो जख्म इतना खतरनाक था कि 8 सेंटीमीटर की जो भी नुकीली चीज़ उसके सीने में मारी गई थी या डाली गई थी, वो चीज़ उसके दिल को पंक्चर कर गई थी, दिल को भेद गई थी या छेद गई थी, जो भी कहें आप। इस तरह से वो दिल जख्मी हो चुका था। और हार्ट का पंक्चर होना मतलब वो कितना सीरियस और कितना भयानक लीथल समझिए कि अटैक होगा, वो आप समझ सकते हैं, घातक। मतलब दिल जैसा नाजुक अंग अगर जख्मी हो जाए तो फिर इंसान कहाँ बचेगा। वो आदमी जो है उसकी मौत हो गई थी, यानी उसे दिल पे कोई नुकीली चीज़ मारी गई थी। कोई गुप्ती जैसी चीज़ भी हो सकती है, कोई बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ भी हो सकता है, कोई चाकू हो सकता है, इस तरह की कोई चीज़ होगी ज़रूर। पुलिस को अब ऐसा लगने लगा। पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए बाकायदा एक टीम बनाई, क्योंकि पहले पुलिस इस मामले को थोड़े हल्के में तो ले ही रही थी एक्सीडेंट का मामला समझकर, लेकिन जब मर्डर हो गया तो पुलिस को इसे गंभीरता से लेना पड़ा। एसीपी हैं उस इलाके के विवेक त्यागी, उनके सुपरविजन में बाकायदा 5-6 पुलिस वालों की एक टीम बनाई गई और उस टीम को जिम्मेदारी दी गई कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके ये पता करें कि ये मामला क्या है, मर्डर किसने किया है। पुलिस की टीम सबसे पहले राशिद के घर गई और राशिद के घर जाकर पूछा कि भाई राशिद क्या रोज़ रात को यूं ही, बोला साहब राशिद तो हमारे घर का रोज़ी रोटी कमाने वाला मेंबर था और उसकी हत्या हो गई, तो रोज़ रात को वो ई रिक्शा ही चलाया करता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी वो ई रिक्शा लेकर निकला था। तो इसका मतलब एक ई रिक्शा चालक की हत्या हुई और तब हुई जब ई रिक्शा लेकर वो रात को सवारियां ढूंढ रहा था। अब पुलिस को ये लगने लगा कि अगर ये ई रिक्शा लेकर निकला था तो मौके पर ई रिक्शा तो होना चाहिए, क्योंकि मर्डर हुआ तो ज़रूर है, मोबाइल पास में है, तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंटेंशन या मोटिव क्या है। लूटपाट अगर नहीं हुई है तो ई रिक्शा मौके पर होना चाहिए। पुलिस अब मौका वारदात पर फिर से पहुंची, तकरीबन 24 घंटे या उससे भी बाद में, और जाकर, पहले पुलिस पहुंची थी लेकिन दोबारा की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाकर पुलिस ने उस इलाके में जो भी लोग थे उनसे पूछताछ की। वहाँ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन साइट भी है, यानी वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेट्रो का, तो वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे। पुलिस ने ई रिक्शा के बारे में पूछताछ की, पता किया, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने न तो एक्सीडेंट होते हुए देखा और न ही यहाँ मौके पर कोई ई रिक्शा देखी। तो ये पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल काम था। जब कोई चश्मदीद, कोई देखने वाला न हो तो पुलिस भी भगवान तो है नहीं, कैसे पता करेगी। पुलिस ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज वो ढूंढते हैं और कहीं अगर किसी सीसीटीवी फुटेज में ये रिक्शा वाला या उसके आगे पीछे पीछा करते हुए कुछ लोग, लड़के कोई नज़र आ जाए तो हमारी तफ्तीश थोड़ी आगे बढ़ेगी। पुलिस की टीम अब सीसीटीवी कैमरे तलाशने लगी, मगर दुर्भाग्य ऐसा कि जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा भी हुआ हो वो काफ़ी दूर था और उसका जो विज़न का एंगल है वो दूसरा था। तो सीसीटीवी कैमरे वाला जो एफर्ट है वो भी पुलिस का एक तरह से फेल हो गया। देखा जाए तो ये मामला शुरू में बिल्कुल ब्लाइंड था, अब मरने वाले की पहचान ज़रूर हो चुकी थी, लेकिन तफ्तीश आगे बढ़ने का कोई भी तरीका, कोई भी जरिया पुलिस को अब तक समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस ने सोचा कि एक काम करते हैं, जो ई रिक्शा का मालिक है उससे चल के एक बार बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मामला है। ई रिक्शा, मतलब अगर उसकी ई रिक्शा की लूटपाट हुई है तो क्या उसने पुलिस को कोई शिकायत की, क्या है, एक बार चल के उससे भी बातचीत करते हैं। तो पुलिस जो है वो ई रिक्शा के ओनर के पास पहुंची। दिल्ली में आमतौर पर या दूसरे शहरों में भी ये जो ई रिक्शा या रिक्शे होते हैं वो कुछ बिजनेसमैन टाइप के लोग, कुछ ऑपरेटर टाइप के लोग वो ख़रीद कर रखते हैं, और जो अपेक्षाकृत कमज़ोर वर्ग से होते हैं, जिनके पास पैसों की थोड़ी कमी होती है, मेहनतकश लोग, वो उन लोगों से वो गाड़ियाँ जो है, ई रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा हो, वो हायर करते हैं, दिन भर चलाते हैं, अपना हिस्सा अपने पास रखते हैं और कुछ पैसा जो है उस गाड़ी के मालिक को देते हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है, मतलब एक काम करने का तरीका है, प्रोसेस जिसे आप कह लें। तो उस ई रिक्शा मालिक के पास दिल्ली पुलिस पहुंची और उससे पूछा कि भाई तुम्हारा ई रिक्शा जो है वो गायब हो चुका है, तुमने कोई रिपोर्ट, कोई शिकायत? बोला नहीं साहब, हमने पुलिस को बताया है और हमें तो पता चल गया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसी समय से गायब हुआ है,
तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, कोई लेकर चला गया होगा, ढूंढने में मदद कीजिए। हमने थाने में रिपोर्ट दी है, लिखवाई है। पुलिस ने पता किया तो पता चला कि हाँ, उसने वाकई थाने में शिकायत कर रखी है। तो ई रिक्शा वाले से अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि अच्छा ये बताओ, लूटपाट किसने की होगी, कोई मोटिव, कोई ऐसा आदमी या इस इलाके का कोई गैंग जिसने पहले कोई ई रिक्शा लूटी हो। वो आदमी इस मामले में क्लूलेस था, वो बता नहीं पाया कि क्या कोई गैंग यहाँ एक्टिव है या नहीं जो ई रिक्शाएँ लूटता है। क्योंकि आपने ये भी गौर किया होगा कि महानगरों में इस तरह के गैंग्स होते हैं, अपराधी होते हैं जो पर्टिकुलर क्राइम को ही, अपराध को ही अंजाम देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल लूटते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ जेब काटते हैं, पर्स लूटते हैं, कुछ होते हैं जो टू व्हीलर चुराते हैं, कुछ ई रिक्शा लूट लेते हैं। तो इस तरह से फोकस्ड तरीके से काम करने वाले आपराधिक गिरोह भी महानगरों में काम करते हैं। तो यहाँ किसी ई रिक्शा के लूटपाट करने वाले गिरोह के बारे में पुलिस अब पता करना चाह रही थी, लेकिन उस आदमी से पुलिस को कोई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिली, सिवाय एक बात के। वो एक बात क्या थी? उस ई रिक्शा मालिक ने ये बताया कि पुलिस ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारे ई रिक्शा में कोई ऐसी अनोखी बात या कोई ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क उस ई रिक्शा में है जिसे हम देखते ही पहचान ले कि हाँ ये वही ई रिक्शा है जो चोरी या लूटपाट हुई। उसने कहा कि हाँ साहब, एक बात तो है मेरे ई रिक्शा में जिसको आप देखते ही पहचान लेंगे। तो बोला बताओ क्या बात है? बोला कि साहब उस जो ई रिक्शा है उसके पीछे 2 लाइट्स लगे हुए होते हैं, बैक लाइट। उसमें एक ग्रीन कलर की लाइट जो है वो फ्लिकर करती है या ब्लिंक करती है, और वो तब तक ब्लिंक करती है जब तक ई रिक्शा जो है वो सड़क पर दौड़ता रहता है, चलता रहता है, यानी ऑन करते ही वो ब्लिंक करने लगता है और एक ही लाइट ब्लिंक करती है। तो ये वाकई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क था उस ई रिक्शे का। हर ई रिक्शे का एक ग्रीन लाइट पीछे लगा हुआ वो ब्लिंक करेगा ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि इत्तेफाक से कुछ एक और ई रिक्शा में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना कम थी। तो अब पुलिस ने ऐसे ई रिक्शाज की तलाश शुरू की जिसके पीछे लगा हुआ हरा लाइट ब्लिंक करता हो। पुलिस को इससे पहले मौका वारदात पर फोकस्ड कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं मिला था, लेकिन उस पूरे स्ट्रेच में या उस लोकेलिटी में जो दूसरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस ने अब उनको खंगालने का फैसला किया। एक बड़ा एरिया था जिसकी पुलिस को स्कैनिंग करनी थी। इस एरिया को मैं आपको बताऊं, जो लोग दिल्ली के हैं वो लोग शायद समझ पाएं, दुर्गापुरी चौक से लेकर गोकुलपुरी फ्लाईओवर तक एक बड़ा स्ट्रेच है। उस पूरे स्ट्रेच में उस रात को, 9 अप्रैल की रात को, इस सीसीटीवी कैमरे की मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश की गई और वाकई पुलिस को वो सीसीटीवी कैमरा, वो ई रिक्शा दिखा जिसकी एक लाइट ब्लिंक कर रही थी। यानी वो ई रिक्शा जो है वो गोकुलपुरी फ्लाईओवर दुर्गापुरी चौक के दरमियान जो है वो नज़र आया। अब पुलिस ने उस ई रिक्शा पर ध्यान टिका दिया और उस ई रिक्शे को सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है ट्रैक करने लगी। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जितने कैमरे उतने फुटेज पुलिस स्कैनिंग करती जा रही थी। स्कैनिंग करती करती पुलिस जो है वो 66 फुटा रोड से पहुंच गई मुस्तफ़ाबाद नेहरू विहार। ये जो सारे इलाके हैं ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके हैं। तो मुस्तफ़ाबाद नेहरू विहार पुलिस पहुंच गई और वहाँ पुलिस को इत्तेफाक से हरे रंग की जो लाइट ब्लिंक करने वाला ई रिक्शा था वो सड़क के किनारे एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ी भी मिल गई। देखिए पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का कमाल और मेहनत का कमाल, वो ई रिक्शा पुलिस को उस जगह पर खड़ी मिल गई। अब ये पुलिस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पुलिस उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहां पर वो ई रिक्शा खड़ी थी। यानी जिन अपराधियों ने इस ई रिक्शा को लूटा था वो अपराधी भी आसपास ही कहीं थे। पुलिस ने वहां अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया और ये पता किया कि ये ई रिक्शा लेकर कौन आया है। तो एक एक करके पुलिस 4 लड़कों की पहचान करने में कामयाब हो गई। इन 4 में एक लड़का नाबालिग था जिसका नाम मैं आप सबके सामने नहीं ले सकता क्योंकि वो कानूनन उसकी इजाज़त नहीं है। बाकी 3 लड़कों की पहचान हो गई जिनके नाम है नईम, मुजफ्फ़र और तैयब। ये नईम, मुजफ्फ़र और तैयब और एक और लड़का नाबालिग, ये चारों जो है इनके बारे में पता चला कि इन्हीं चारों ने उस ई रिक्शा को लूटा है और वो इस ई रिक्शा को अब आगे बेचने के फिराक में है। पुलिस ने फ़ौरन इनके घरों का पता लगाया, ये उसी लोकेलिटी में रहते थे और एक एक करके इन चारों को पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, उठा लिया। 3 गिरफ्तार किए गए, एक को पुलिस ने एप्रीहेंड किया। एप्रीहेंड करना मतलब उसको भी पकड़ना, लेकिन नाबालिग के लिए अरेस्ट वर्ड जो है वो यूज़ नहीं होता है, ये भी एक टेक्निकल बात है। तो नाबालिग को एप्रीहेंड किया, बाकी 3 को अरेस्ट किया और इनसे पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो इन्होंने जुर्म कबूला और इन्होंने कहा कि हाँ 9 अप्रैल की रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास उन्होंने 66 फुटा रोड के पास एक ई रिक्शा वाले की हत्या की थी और हत्या करने के पीछे उनका मकसद जो है वो लूटपाट करना नहीं था, बल्कि कहा सुनी में बहसबाजी में हत्या हो गई। और जब हत्या हो गई तो उनको लगा कि क्यों नहीं ई रिक्शा भी लेकर चलते हैं, इसे कहीं बेच देंगे।
लेकिन ऐसी क्या बहस हुई, ऐसा क्या झमेला हो गया कि उन्होंने एक आदमी की हत्या कर दी। अगर इंटेंशन मान लीजिए लूटपाट का भी नहीं था और सिर्फ बहसबाजी में हत्या हुई, तो देखा जाए तो बेवजह हत्या हुई, उस चीज़ से ये बच सकते थे, क्यों मर्डर हो गया। तो इसकी भी बात पूछताछ में साफ हुई। ये पता चला कि ये चारों लड़के उस रात को घूमने के लिए निकले थे। जाहिर है आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के ही थे, अदरवाइज दिन भर रात भर आधी रात को कौन कौन घूमता है। और चाकू किसके पास होता है, तो इनके पास चाकू भी था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये लोग, राशिद जो ई रिक्शा चालक है उससे बात करके किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाने के लिए उन्होंने उससे बातचीत की और 66 फुटा रोड तक पहुँचे किसी दूसरी जगह से। 66 फुटा रोड पर उतरने के बाद इन्होंने उसे 50 रुपये दिए। राशिद ने कहा कि देखिए रात का वक्त है, आप 4 लोग हैं, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, हमें 150 रुपया चाहिए, यही रेट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लड़कों ने कहा कि देखो जी हम तो 50 ही देंगे, हमारे पास और 100 रुपये नहीं है, लेना है तो लो नहीं तो भागो। इस बात पर राशिद के साथ उनकी कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर ये जो 4 लड़के थे इनमें से जो सबसे छोटा था, माइनर जिसे हम बच्चा कहते हैं, उसी लड़के ने अपने चाकू से राशिद के सीने पे वार कर दिया। और वो वार इतना घातक था कि वो वार सीने की जो पसलियाँ होती हैं, हड्डियाँ, उसके बीच से पेनिट्रेट करती हुई, मतलब घुसती हुई सीधे दिल को छेद कर गई और हार्ट पंक्चर हो गया, जिसकी वजह से राशिद वहीं मौके पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई मौके पर ही। लोगों को लगा कि ये मामला एक्सीडेंट का है, क्योंकि कोई चश्मदीद ऐसा नहीं था जिन्होंने ये सब कुछ देखा हो। ई रिक्शा वहाँ पर नहीं था, क्योंकि जब इन लोगों ने हत्या कर दी, राशिद वहाँ गिर गया, तो इनको लगा कि ई रिक्शा भी लेकर भागते हैं, पैदल कहाँ तक भागेंगे। फिर वो ई रिक्शा लेकर भाग गए मुस्तफ़ाबाद और वहाँ जाकर इनकी प्लानिंग थी ई रिक्शा को बेचने की। लेकिन इससे पहले कि वो बेच पाते वो पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? सिर्फ वो एक ग्रीन लाइट जो ई रिक्शा के पीछे लगी हुई थी और जो ब्लिंक करती थी। देखिए किस तरह की छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे क्लूज़ के सहारे पुलिस जो है कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व कर देती है, प्रोवाइडेड कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत बारीक तरीके से हो और इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस को आम लोग भी मदद करें। अगर उस ई रिक्शा के यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में ई रिक्शा ओनर ने पुलिस वालों को नहीं बताया होता और पुलिस वालों ने सारे इलाके के सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग नहीं की होती, तो शायद इस केस का कभी खुलासा नहीं होता। लेकिन थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, मैं बार बार कहता हूँ ना कि दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस कत्ल के मामलों की बहुत गंभीरता से जांच करती है। बाकी मारपीट और तमाम दूसरे तरह के मामलों में पुलिस जो है कई बार लापरवाही करती है, जिससे पुलिस की छवि जो है काफ़ी ख़राब है। आप सब जानते हैं, लोग शिकायत करते हैं। लेकिन हीनियस ऑफेंस की तफ्तीश में पुलिस आमतौर पर कोताही नहीं बरतती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से आगरा में कुछ लड़कों ने 2 लड़कों पर जानलेवा हमला किया, उनमें से एक की हत्या कर दी और एक बाल बाल बचा। और इसके बाद उन्होंने कैमरे पर आकर ये दावा किया कि हमने हत्या की है, क्योंकि हम पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका बदला लेना चाहते थे। बेसिकली ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक हथकंडा था, जिसके चक्कर में कुछ लड़कों ने एक बेगुनाह लड़के की जान ले ली थी और एक पर जानलेवा हमला किया था। उस मामले में जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, उस घटनाक्रम को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया। ये कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह साहब ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की वो स्टोरी थी, क्राइम स्टोरी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया। उपमा वत्स के नाम से एक आईडी है और इससे गौरव वत्स कमेंट करते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। उमेश भूंया जी जो है उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने एक बात ये कही है कि इस घटनाक्रम को सुनकर ये समझ में आया कि आपदा को अवसर में कैसे बदलें। बेसिकली आपदा को अवसर में बदलना, आपको पता है, एक वर्ड है जो मेरे ख्याल से कोविड के समय में ये कहा गया था कि बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी, लोग घरों में कैद थे, उस समय कुछ ऐसा बिजनेस प्लान करना जो घर बैठे लोगों को फैसिलिटेट कर सके और इंसान जो है पैसे कमा सके। तो उससे ये वर्ड जो है कॉइन हुआ था, सामने आया था। ये उमेश भूंया जो हमारे झारखंड के साथी हैं, रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने इसको आपदा में अवसर से इसलिए जोड़ा क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमले के बाद पूरा देश जो है द्रवित है, दुखी है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिमिनल भी हैं जिनको उस भयानक घटना में भी जो है मौका नज़र आता है कि उस घटना के बहाने अगर मैं कोई मर्डर कर दूं या किसी अपराध को अंजाम दे दूं और उसे बदले का रूप दे दूं तो शायद मैं बड़ा गुंडा बन जाऊंगा। तो उनका ये जो थॉट था उसको लेकर उमेश भूंया ने लिखा है कि ये क्रिमिनल ऐसे थे जो आपदा को अवसर में बदलना चाहते थे। सुफियान हैदर ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, ये झारखंड से ही हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। होमी राय साहब का कमेंट है, सत्यम तिवारी ऑफिशियल के नाम से एक आईडी है, बहुत धन्यवाद आपका। जय अवस्थी, सचिन यादव, राइडर एमएल के नाम से एक आईडी है, ये इनका नाम है रोनुज और ये मेघालय से है।
आई एम वाचिंग योर वीडियोस एवरी डे, ये बता रहे हैं कि रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रोनुज। अच्छा लगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है जब रेस्ट ऑफ इंडिया से इस तरह घुले मिले हुए रहते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये शिकायत होती है कि वो शायद थोड़े से आइसोलेटेड हो जाते हैं, कटे कटे से रह जाते हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से एक टोपोग्राफिकल रीज़न हो सकता है, जियोग्राफिकल रीज़न हो सकता है, अदरवाइज़ आप में और हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो ऐसा वीडियोस मैंने सोशल मीडिया में देखा जिसमें कुछ नौजवान लड़के नॉर्थ ईस्ट के एक बैंड एक गाना गाकर बता रहे हैं कि वो भी उतने ही इंडियन हैं जितने हम लोग इंडियन हैं। कई बार इस तरह की भेदभाव की शिकायतें आती है, लेकिन वो देखिए इतना बड़ा देश है, कई तरह के लोग हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आपने वो पॉइंट नहीं उठाया, लेकिन आप चूंकि नॉर्थ ईस्ट से हैं, मेघालय से, तो मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं ये बात। तो यूनाइटेड हम सारे लोग स्ट्रांग हैं अगर हम इकट्ठे रहते हैं। तो प्रदीप भाम्बू जी हैं, शोभित पासवान हैं, योगा विथ विकास, इन्होंने भी कमेंट किया है। विनय नासवाले जी, टीएस कंप्यूटर, विजय हांसदा, परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से देखते हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, पिंकी चारण इमोजी इन्होंने भेजे हैं, अमृत जी का भी कमेंट है, दीपक पांडे का कमेंट है, एस बरार इन्होंने ये बताया कि लुधियाना के जगरांव इलाके में रहते थे। क्या आप बताएंगे कितने साल पंजाब में रहे और ये किस समय की बात है और आपने पंजाब क्यों छोड़ा? पंजाब मुझे आप लोग छोड़ने नहीं दे रहे थे, पंजाबियों से बड़ा प्यार मिला मुझे, और अभी भी मुझे पंजाबी दोस्त जो हैं वो शिकायत करते हैं कि क्यों तुम छोड़कर चले गए। जगरांव में मैं रहा नहीं, मैं रहा तो लुधियाना में, जगरांव में आना जाना होता था, वहाँ मेरे कई दोस्त थे, जर्नलिस्ट मित्र, और ये साल जो है तकरीबन 2001 के आसपास क्या रहा होगा। तो बहुत स्वागत आपका। उस समय मैं अमर उजाला अखबार में काम किया करता था। योगेश धन ने भी कमेंट किया है, एटम बम के नाम से एक आईडी है, ये साइप्रस से बता रही हैं कि वो हमारा ये शो देख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा अनस प्ले टाइम के नाम से एक आईडी है, और फैक्टन 01, बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट्स किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज विनोद शिकारपुरी जी छुट्टी पर हैं, किसी काम से आए नहीं हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे कैमरा पर्सन साथी हैं अभिषेक जी। तो मुझे और अभिषेक जी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।